यह आदमी चाय के साथ ब्रेड खा रहा था, तभी एक कार उसके सामने रुकती है। उस कार से गांव का जमींदार बाहर निकलता है। पुष्पा के पैर पर पैर रखे देख बोलता है कि बैठा है तो ऐसा लग रहा है दुकान का मालिक यही है। तभी दुकान का मालिक पुष्पा के पास आकर उसे अपना पैर नीचे रखने को बोलता है। पुष्पा दुकानदार को समझाता है कि यह उसका पैर है, वो होगा जमींदार अपने घर का, ये मेरा पैर है और मैं कैसे भी बैठूं। दुकानदार पुष्पा को आखिरी बार समझाता है कि जमींदार को वह इज्जत दे, लेकिन पुष्पा उससे बोलता है कि तेरा काम छोड़ दूंगा पर मैं अपना पैर इधर से नहीं हटाऊंगा। पुष्पा दुकानदार से उसके आज के दिन में किए गए काम के पैसे मांगता है। पुष्पा उन 200 रुपए में से अपने 100 रुपए लेकर बाकी 100 जमींदार को भीख देने के लिए कहकर वहां से जाने लगता है। जमींदार पुष्पा की ऐसी पर्सनैलिटी देख हैरान हो जाता है और जमींदार का नौकर पुष्पा को देख उसके पीछे जाने लगता है। पुष्पा का काम छूटने के बाद वह दिन भर घर में पड़ा रहता है। उसे देखकर गांव का व्यापारी, जिससे पुष्पा की मां ने कुछ पैसे उधार लिए थे, मांगने आ गया था। पुष्पा अपनी मां की बेइज्जती देख उधर सब सुन रहा था। असल में पुष्पा का बाप इस दुनिया में नहीं था, उसके पास अपनी मां के अलावा और कोई नहीं है। व्यापारी उसकी मां को बोलता है कि इसने सब काम छोड़ दिया, अब घर पर बिल्कुल खाली बैठा है, ये मेरे पैसे नहीं लौटा पाएगा। पुष्पा की मां उससे पूछती है, पुष्पा तूने काम क्यों छोड़ दिया? लेकिन पुष्पा बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे पुष्पा की भैंस भी बिक जाती है, जो उनके जीने की आखिरी वजह थी। लेकिन पुष्पा उस व्यापारी का कर्ज चुका देता है। अब व्यापारी अपने पैसे लेकर जाने लगता है, लेकिन पुष्पा अपना हिसाब मांगता है। व्यापारी हैरानी से पूछता है कि कौन सा हिसाब? पुष्पा उसे समझाता है कि जब हमने तुझसे पैसे लिए तूने पूरे गांव में मेरी मां का अपमान किया, अब पैसे दे दिए हैं तो तारीफ कौन करेगा? व्यापारी एक आदमी से कह देता है कि पुष्पा ने सारा हिसाब चुका दिया, लेकिन पुष्पा कहता है गांव में केवल एक इंसान नहीं रहता है। तभी गणेश, जो पुष्पा के कहने पर सारे गांव वालों का नाम बता देता है, जो उस दिन उसकी मां की बदनामी होने पर उधर मौजूद थे। पुष्पा व्यापारी को घसीटते घसीटते सारे गांव के घरों तक उसे ले जा रहा था, ये बताने के लिए कि पुष्पा ने सारा हिसाब चुका दिया है। ऐसे करके व्यापारी को अपनी गलती का सबक मिल गया था। अब पुष्पा नया काम ढूंढने मार्केट में निकला था। उसके पास दो ऑप्शन थे, एक ट्रक में चढ़ना जिसमें हजारों इंसान मजदूरी पर जा रहे हैं, जिसमें केवल 100 रुपए और काम की गारंटी, लेकिन दूसरी ओर एक रिक्शा जिसमें केवल कुछ लोग ही थे, हर दिन 1000 रुपए, लेकिन पुलिस का डर जो कभी भी उन्हें पकड़ सकती थी। पुष्पा उस 1000 वाले काम को चुनता है। अब पुष्पा निकल चुका था चंदन के पेड़ की तस्करी के लिए। पुष्पा को भी वही काम करना था, चंदन के पेड़ को काटना। लेकिन पहले दिन ही पुलिस उधर आ जाती है। सारे मजदूरों को पता चलते ही वह उधर से चंदन को छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन पुष्पा उन्हें रोककर कहता है कि 4 पुलिस वाले आ जाएंगे तो क्या हम अपनी दिन भर की गई मेहनत को छोड़कर भागने लगेंगे? पुष्पा बताता है कि उसके पास एक तरीका है पुलिस से बचने का। वहीं दूसरी ओर उधर आने वाला इंसान और कोई नहीं, हाई रैंक पुलिस ऑफिसर था, जिसने 25 से भी ज्यादा चंदन की तस्करियों को रोका है। मजदूर उसकी नजर देखकर ही कांपने लगते थे। अब गोविंद उधर पहुंचता है तो वह देख रहा था कि उधर तो सारे मजदूर केवल खाली बैठे हैं। वह दूसरी ओर देखता है तो पुष्पा अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। पुलिस पूछती है कि अगर वह बकरियां चरा रहे हैं तो कुल्हाड़ी का क्या काम? तो पुष्पा बताता है कि जब बकरियों का शिकार करने शेर आएगा तो कुल्हाड़ी की जरूरत होगी। चंदन की लकड़ियों को काटे जाने पर पुलिस उधर पहुंच जाती है। पुलिस के पकड़ने के डर की वजह से सारे मजदूर वहां से भागने लगते हैं। पुष्पा उन्हें समझाता है कि अगर 4 पुलिस वाले उधर आ जाएंगे तो क्या वह अपनी सारी मेहनत को बर्बाद करके दुम दबाकर भाग जाएंगे? पुष्पा के पास एक प्लान था पुलिस वालों से बचने का। जैसे ही पुलिस ऑफिसर गोविंद उधर अपने साथियों के साथ पहुंचता है तो सारे मजदूर खाली बैठे थे। वहीं दूसरी ओर एक आदमी अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। पुलिस वाला उससे पूछता है कि अगर वह बकरियां चरा रहे हैं तो कुल्हाड़ी का क्या काम? पुष्पा बताता है कि जब बकरियों का शिकार करने शेर आएगा तो कुल्हाड़ी की जरूरत होगी। पुलिस वाला पुष्पा की कनपटी पर बंदूक रख देता है। पुष्पा के साथियों का खून खौलने पर वह भी अपनी कुल्हाड़ियां उठा लेते हैं, लेकिन गोविंद भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास उन्हें पकड़ने के लिए कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। तो पुलिस वापस जाने लगती है। पहली बार गोविंद की ड्यूटी में ऐसा हुआ था, उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ा। पुष्पा का प्लान दिखाया जाता है। सारी चंदन की लकड़ियों को बांधकर पेड़ के ऊपर टांग दिया था, जहां तक पुलिस वालों की नजर ना जा सके। पुष्पा की वजह से करोड़ों का माल आसानी से बचा लिया गया था। अब धीरे धीरे सारे मजदूर पुष्पा के दिमाग और उसकी पर्सनैलिटी को समझने लग जाते हैं। सारा माल नदी से होते हुए बताई जगह पर पहुंचाया जा रहा था। चंदन की लकड़ियां मार्केट में किलो के हिसाब से बिकती थी। डिमांड ज्यादा होने की वजह से दाम भी ज्यादा होता था। लकड़ियां ट्रक में लोड कराई जा रही थी। वहीं दूसरी ओर पुष्पा को देख केशव को अंदाजा हो गया था कि पुष्पा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो उसने पुष्पा के साथ रहने का फैसला कर लिया। पुष्पा केशव को अपनी आज की दिहाड़ी लाने को बोलता है। केशव कॉन्ट्रैक्टर से पुष्पा के आज के किए गए काम के पैसे मांग रहा था। वहीं दूसरी ओर पुलिस अपनी पूरी पलटन के साथ पुष्पा को पकड़ने आई थी। रंगे हाथ पुष्पा उठता है और एक पत्थर गोविंद पर फेंक कर मारता है, लेकिन वह बच जाता है। पत्थर सीधा दूसरे पुलिस वाले पर लगता है। अब सारे मजदूर पुष्पा को देख पत्थरों की बारिश कर देते हैं। पुलिस को ऐसा कुछ होने का कोई अंदाजा नहीं था। अब सारे मजदूर उधर से भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच पुष्पा आखिरी चंदन की लकड़ी को ट्रक में डाल देता है। पुलिस के उधर पहुंचने से पहले ही वह ट्रक में बैठकर ट्रक को उधर से भगाकर जंगल में ले गया था। अब पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। पुलिस पीछे पीछे पुष्पा ट्रक के साथ आगे जा रहा था, लेकिन पल भर में पुष्पा उधर से गायब हो जाता है। जब पुलिस वाले उधर पहुंचते हैं तो केवल पुष्पा ही उधर था। ट्रक पुष्पा ने छुपा दिया था और पुष्पा जा तो ऐसा रहा था कि कुछ हुआ ही ना हो। गोविंद उससे ट्रक के बारे में पूछता है, लेकिन पुष्पा कहता है कि अगर वह ट्रक को ढूंढ सके तो ढूंढ ले। अब पुष्पा को पुलिस स्टेशन ले जाकर खूब पीटा जाता है, लेकिन पुष्पा कुछ नहीं बोलता। उसके चेहरे पर डर की कोई शिकन मौजूद नहीं थी। पुलिस ऑफिसर उधर आकर पुष्पा से उसका नाम पूछता है। पुष्पा अपना नाम बताता है, लेकिन ऑफिसर उससे पूरा नाम बताने को कहता है। क्या उसके बाप ने उसको नाम नहीं दिया क्या? पुष्पा को यह सुनकर अपना अतीत याद आने लगता है। जब वह पढ़ाई करने नहीं जाता था तो उसकी माँ उसे जबरदस्ती स्कूल भेजती। स्कूल में दाखिला लेने के लिए मास्टर पुष्पा से उसका पूरा नाम पूछता है। पुष्पा अपने पिता का नाम बताते हुए बोलता है कि उसका नाम मोल्लेटी पुष्पाराज है, लेकिन तभी पुष्पा के सौतेले भाई उधर आ जाते हैं। मोहन रजिस्टर का वह पेज यह कहकर फाड़ देता है कि नाजायज औलाद का कोई परिवार नहीं होता। मोहन पुष्पा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर उसने उसके बाप का नाम इस्तेमाल किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। पुष्पा अपनी माँ को रोते हुए देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन से पुष्पा का नाम केवल पुष्पाराज हो गया। पुलिस के पास कोई सबूत न होने की वजह से तभी एक वैन उधर आकर रुकती है। उस वैन से
कोंडा रेड्डी के दो भाई जॉली और जक्का निकलते हैं, जो लाल चंदन की तस्करी करते हैं। पुष्पा इन्हीं के दिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था। वहीं दूसरी ओर ये है कोंडा रेड्डी, चंदन की लकड़ियों के काले धंधे का मालिक। पुष्पा को ले जाने के लिए दोनों रेड्डी भाई आए थे, क्योंकि पुष्पा को ही पता था कि चंदन की लकड़ियों से लदा हुआ ट्रक किधर है। अब पुष्पा अपना असली खेल खेलता है। वह ट्रक के बदले 5 लाख की डिमांड रखता है, क्योंकि अगर वह ट्रक को नहीं भी छिपाता तो सारी चंदन की लकड़ियां सरकार जब्त कर लेती। इसलिए रेड्डी ब्रदर्स उसकी यह डिमांड मान जाते हैं। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब पुष्पा पुलिस से बचकर ट्रक को भगाकर ले जा रहा था तो सही समय आने पर वह ट्रक से कूद गया और ट्रक समेत सारी लकड़ियां तालाब में डूब गई, जिससे पुलिस को पता ही नहीं चल पाया कि ट्रक किधर गायब हो गया। ट्रेन की मदद से ट्रक को तालाब से बाहर निकाला जाता है और पुष्पा के बताए हुए 5 लाख उसे दे दिए गए थे। अब पुष्पा वैन तक जा रहा था, लेकिन रेड्डी ब्रदर्स उसकी बेइज्जती करते हुए उसे उधर से पैदल जाने को बोलते हैं। लेकिन पुष्पा को अपनी बेइज्जती सहन नहीं हो पाती। वह केशव से पूछता है कि यह वैन कितने की आती होगी। केशव बोलता है कि 5 लाख में तो आ जाएगी। पुष्पा कहता है कि जा एक खरीद कर लेके आ। केशव हैरानी से देख रहा था। पुष्पा दोबारा कहता है लाल रंग की लेकर आना। पुष्पा उसे समझाता है कि हम वैन से आए थे, वैन से ही जाएंगे, वरना मैं इधर से हिलूंगा भी नहीं। पुष्पा वैन खरीद कर अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे नई वैन में देख हैरान हो जाती है। पुष्पा के कहने पर कोंडा रेड्डी ने एक ट्रक को खुलवाकर सारी चंदन की लकड़ियां उस ट्रक के अंदर डाल दी। ट्रक की निकाली हुई चादर फिर दोबारा चंदन की लकड़ियों के ऊपर रखकर वेल्डिंग कर दी। फिर ट्रक के ऊपर की परत में दूध भर दिया था। असल में यह पूरा प्लान पुष्पा का है, ट्रक को चेक पोस्ट से निकालने के लिए, जिससे देखने पर ऐसा लगे कि वह दूध एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पुलिस को पता ही न लग पाए कि ट्रक के नीचे वाले हिस्से में लकड़ियां छुपाई गई हैं। ट्रक जैसे ही चेक पोस्ट तक पहुंचता है तो पुलिस ट्रक को चेक करने लगती है, लेकिन ऊपर से देखने पर वह दूध से भरी टंकी लग रही थी। पुष्पा पुलिस की नाक के नीचे से सारी चंदन की लकड़ियों को चेक पोस्ट से निकाल कर ले गया। कोंडा रेड्डी पुष्पा का दिमाग से काम लेने को देख हैरान हो जाता है। अब चंदन की तस्करी का काम पुष्पा को दे दिया गया था, लेकिन 1 करोड़ के माल को एक्सपोर्ट करने में केवल उसे 5 लाख मिलेंगे। पुष्पा इस डील से खुश नहीं था। वह 4% की डिमांड रखता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि 4% में तो उसे घाटा होगा, लेकिन पुष्पा के पास एक तरीका था। वह 4% भले ही कम हो, लेकिन चंदन की लकड़ियां अगर ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होंगी तो 4% बहुत ज्यादा हो जाएगा। और पुष्पा को उसका काम करने वाला नौकर नहीं बनना था, उसे उसके साथ काम करने वाला पार्टनर बनना है। इसलिए उसने 4% हिस्सेदारी की डिमांड रखी। ऐसे करते करते पुष्पा हर बार चेक पोस्ट से लकड़ियां निकाल रहा था और पुलिस को भी कोई अंदाजा नहीं था कि लाल चंदन अभी भी मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है। पुष्पा के कहने पर कभी एम्बुलेंस में भी लकड़ियां छुपाकर ले जाई जा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब पुलिस को शक होने पर वह ट्रक की अच्छे से चेकिंग करने लगती है। गोविंद ट्रक के नीचे वाले हिस्से में लाठी बजाता है तो उसे वह आवाज सुनकर पता चल जाता है कि ट्रक के निचले हिस्से में कुछ तो रखा हुआ है। फिर गोविंद ड्राइवर को पकड़कर पीटने लगता है, लेकिन ड्राइवर के सामने एक शर्त रखता है, अगर वह पुष्पा को पकड़वाने में मदद करे तो उसे जाने दिया जाएगा। गोविंद धीरे धीरे लकड़ियों को किधर पहुंचाया जा रहा है सब ड्राइवर के मुंह से निकलवा लेता है। तकरीबन 200 टन चंदन चेन्नई एक्सपोर्ट होना था, जो लगभग 200 करोड़ का है। अब ड्राइवर यह भी बता देता है कि सारा माल मंगल श्रीनु के गोडाउन में छुपाया जाएगा। क्या असल में यह सारी बात ड्राइवर के मुंह से पुलिस के पकड़े जाने पर पता चल जाती है। पुलिस ड्राइवर के सामने एक समझौता रखती है कि अगर वह पुष्पा को पाने में मदद करे तो उसे पुलिस स्टेशन से जाने दिया जाएगा और 50 लाख का इनाम मिलेगा। वहीं मंगल श्रीनु दिखाया जाता है, चंदन की तस्करी का बादशाह। इसके बिना चंदन की लकड़ियों का धंधा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। श्रीनु के खिलाफ अगर कोई जाता है तो वह जिंदा नहीं बच पाता। तभी मंगल श्रीनु उस लाल वैन को देखता है और कोंडा रेड्डी से पूछता है कि क्या यह नया आदमी भरोसा करने लायक है। तभी रेड्डी बताता है कि पुष्पा के होते हुए अभी तक एक लकड़ी भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई। पुष्पा की ऐसी पर्सनैलिटी देख श्रीनु भी समझ जाता है कि इसमें कुछ तो बात है। तभी पुष्पा गोडाउन तक पहुंचता है, लेकिन अभी तक लकड़ियों को दूसरी जगह पहुंचाया ही नहीं गया था, क्योंकि रेड्डी के छोटे भाई जॉली की वजह से। अब पुलिस किसी भी वक्त उनके गोडाउन पर रेड मारने वाली थी। पुष्पा ने तुरंत सारा माल लोड कराने के लिए बोल दिया, लेकिन जॉली रेड्डी उधर पहुंच जाता है। तभी कोंडा रेड्डी का फोन आने पर पुष्पा को पता चल जाता है कि पुलिस ने उनका गोडाउन ढूंढ लिया है। ऑफिसर गोविंद कभी भी समय उसके गोडाउन तक पहुंच सकता था। जॉली रेड्डी पुष्पा को मारने लगता है, लेकिन कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि अगर लकड़ियां जब्त कर ली गई तो उन्हें 3 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान उठाना होगा। पुष्पा देखता है तो उधर हजारों किलो लकड़ियां मौजूद थी। पुलिस से बचकर उधर से माल को निकालना मुश्किल था, लेकिन पुष्पा वैन से पैसे निकालकर केशव को डैम की ओर भेज देता है। पुष्पा तुरंत सारी लकड़ियों की रस्सी काट देता है। धीरे धीरे सारी लकड़ियां नदी में धंस जाती हैं, गिरने लगती हैं और पानी के बहाव से होते हुए आगे जा रही थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस फाइनर्स श्रीनु के गोडाउन तक बहुत जल्द पहुंचने वाली थी। केशव भी डैम तक पहुंच रहा था। पुलिस के उधर पहुंचने से पहले पुष्पा ने सारी लकड़ियों को नदी में बहा दिया था, लेकिन अभी भी एक लकड़ी उधर रह जाती है। पुष्पा तुरंत जेसीबी का हैंडल घुमाता है और उस लकड़ी को भी नदी में फेंक देता है। पुलिस भी उधर पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस के उधर देखने पर उन्हें एक लकड़ी भी नहीं मिलती। दूसरी ओर केशव सही समय पर डैम तक पहुंच चुका था। डैम के चौकीदार को पैसे देकर डैम बंद करने के लिए कहता है। असल में यह पूरा प्लान पुष्पा का था। उसने फिर एक बार पुलिस से पहले ही सारी लकड़ियों को नदी के उस पार पहुंचा दिया था। अब लकड़ियां डैम से होते हुए आगे जा रही थी, लेकिन सही समय पर केशव ने डैम को बंद करा दिया। डैम बंद होते ही पुष्पा ने जो सारी लकड़ियां नदी में फेंकी डैम पर इकट्ठा हो चुकी थी। वहीं गोविंद भी हैरान होकर पुष्पा को देख रहा था कि सारा माल उधर से ले जाना नामुमकिन है। तो यह सब पुष्पा ने कैसे किया? गोविंद पुष्पा से कहता है कि हाँ, वह भले ही आज जीत चुका है, लेकिन वह जो बाजी खेल रहा है वह हारेगा। किसी न किसी दिन वह हिरासत में होगा और हम जश्न मनाएंगे। पुष्पा ने जो सारा माल बचाया उसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा की थी, इसलिए एक रात में पुष्पा मंगल श्रीनु और सभी का पसंदीदा बन चुका था। पुष्पा का रिश्ता भी उसकी पसंदीदा लड़की श्रीवल्ली से हो रहा था। पुष्पा अपनी माँ को उस लड़की के घर ले जाता है, लेकिन पुष्पा की माँ को ऐसा लग रहा था कि लड़की के परिवार वालों को कुछ गलतफहमी हो चुकी है। तो पुष्पा केशव से पूछता है कि तूने ऐसा क्या बोल दिया? केशव बताता है कि उसने तो केवल यही बोला है कि तुम मोलेटी परिवार से हो। जब पुष्पा की माँ को पता चलता है तो वह पुष्पा से घर वापस जाने को बोलती है, लेकिन पुष्पा कहता है कि माँ तू इतनी चिंता क्यों कर रही है, हम मोलेटी परिवार से ही तो हैं। तभी श्रीवल्ली उधर आ जाती है। यही वह लड़की थी जिससे पुष्पा की शादी होने वाली थी। पुष्पा श्रीवल्ली को देख बहुत खुश था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। मोलेटी परिवार का बेटा मोहन
उधर पहुंच जाता है। फिर वह कहता है कि शादी तो हो रही है, लेकिन किसको यह नहीं पता कि पुष्पा किस खानदान का है या उसका कोई परिवार है भी कि नहीं। मोहन पिता से कहता है कि वह किस नाजायज से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रहा है। लड़की का पिता कहता है उससे बोला गया था कि वह आपका भाई है, इसलिए वह अपनी बेटी का रिश्ता करा रहा है। मोहन कहता है कि उसके बाप का नाम लगाने से कोई नाजायज हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन जाता। क्या सबूत है कि यह मेरे बाप की ही औलाद है? पुष्पा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा था। वह जैसे ही उठता है उसकी माँ उसे रोक लेती है, लेकिन पुष्पा बहुत बर्दाश्त कर चुका था। वह उधर से उठकर मोहन के सर पर लौटा फेंक कर मार देता है। इस बीच उसकी माँ जमीन पर गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। पुष्पा केशव को वैन लाने के लिए कहता है और उधर से अपनी माँ को अस्पताल ले जा रहा था। पुष्पा को उसकी माँ उसे अपने पिता के बारे में सारा सच बता देती है। वह कहती है कि उसने समाज और अपने बच्चे में से किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने अपने बच्चे को चुना, लेकिन इस वजह से वह अपने बच्चे को कभी उसके पिता का नाम नहीं दे पाई, जिसकी बदौलत पुष्पा को वह सब सहन करना पड़ा है। पुष्पा अपनी माँ को रोते देख चुप होने को कहता है। पुष्पा केशव को बताता है कि जब वह केवल 5 साल का था तो उसे याद है उसके सौतेले भाई मोहन ने उनके पिता के खत्म हो जाने पर उनसे सारा सामान छीन लिया और गाँव में उनका बहुत अपमान किया। वह बताता है कि उसके पिता की दी गई केवल आखिरी निशानी जो उन्होंने अपने हाथों से दी थी, वह सोने का लॉकेट भी मोहन छीन कर ले गया। उस दिन से अब पुष्पा अपने आप से वादा करता है चाहे या 10 करोड़ सबसे वसूलेगा, मैं पुष्पा राज झुकेगा नहीं। यह कहकर वह मंगलम श्रीनु के घर आ गया था। वहीं मंगलम श्रीनु एक डीलर को मार रहा था जो अपनी मंजूर हुई कीमत में 10% एक्स्ट्रा देने की मांग कर रहा था। तभी श्रीनु पर एमएलए का फोन आ गया था। वह उस डीलर को माफ करके उधर से जाने की मांग करता है, लेकिन सिनु यह कह रहा था कि उसने उस डीलर को 5 मिनट पहले ही खत्म कर दिया। अगर वह 5 मिनट पहले फोन करता तो वह बच जाता। अब कुछ नहीं हो सकता कहकर फोन काट देता है। यह सब पुष्पा अपनी आंखों से देख रहा था। पुष्पा मंगलम श्रीनु को बताता है कि हाँ, उन्हें 15 चेक पोस्ट को पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सारा माल आसानी से चेन्नई तक पहुंचा दिया। मंगलम श्रीनु यह सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है किससे पूछकर सारा माल चेन्नई तक पहुंचाया? पुष्पा उन चंदन की लकड़ियों से जितनी भी कमाई होगी उसमें से केवल 1 करोड़ की डिमांड रखता है, लेकिन श्रीनु कहता है कि वह मना करे तो पुष्पा उसको बोलता है कि वह मुरुगन को सीधा सारा माल बेच देगा। श्रीनु का साला कहता है कि देख रहा है इसका क्या हाल हुआ, 50 लाख मांग रहा था। पुष्पा कहता है कि इसीलिए तो वह 25 का 50 कराने आया था, लेकिन उसकी ऐसी हालत देख 1 करोड़ डिमांड रख रहा हूँ। अगर तुम्हें माल में से प्रॉफिट का 1 करोड़ ही देना तो रहने दो, मैं खुद सारा माल बेच दूंगा। श्रीनु उसे गुस्से से देख रहा था। पुष्पा उधर से चला जाता है। श्रीनु का साला पुष्पा को रास्ते से हटाने का सुझाव देता है, लेकिन पुष्पा उधर से गया नहीं था। वह वापस आकर मंगलम श्रीनु के मोबाइल से ही मुरुगन को कॉल लगाकर सीधा सारा माल खरीदने के लिए कहता है। श्रीनु अपने एक साथी से पुष्पा को मारने का इशारा दे रहा था। जैसे ही श्रीनु की पलक झपकती है वह धीरे धीरे उसके सारे आदमियों को खत्म करता जा रहा था। इसी बीच मंगलम श्रीनु के ऊपर उसकी ही छत गिर जाती है। फिर पुष्पा आखिरी बार कहता है पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे हो क्या, फायर है मैं, यह कहकर उधर से चला जाता है। तभी दिखाया जाता है डीलर मुरुगन का इलाका। यह चेन्नई में मौजूद है। इधर लाखों नहीं करोड़ों में डील होती है। पुष्पा उस लाल कपड़े में चंदन का एक पीस सैंपल के लिए मुरुगन को दिखाने के बेच देता है। जब वह उस लाल चंदन के पीस को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वह एकदम ओरिजिनल लाल चंदन था। मुरुगन पुष्पा के साथ उसकी डील के लिए मान जाता है। पुष्पा के सीटी बजाते ही चंदन से लदे हुए ट्रक के ट्रक उधर आने लग जाते हैं। पुष्पा 10 टन माल का सौदा करने की कहता है जो लगभग 20 से 25 करोड़ का है। मुरुगन पुष्पा से वह धंधा मंगल श्रीनु के बिना बताए करने के लिए मना करता है, लेकिन पुष्पा कहता है कि उसको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब से चंदन को बेचने का काम डायरेक्ट होगा। वह कहता है कि अगर उसे माल खरीदना है तो बोले, नहीं तो रहने दे। फिर मुरुगन पुष्पा को चेतावनी दे रहा था, क्योंकि पुष्पा को किसी भी वक्त श्रीनु रास्ते से हटा सकता है। पुष्पा उससे कहता है कि वह कोंडा रेड्डी का पार्टनर है। मुरुगन यह सुनकर माल खरीदने के लिए मान जाता है। वहीं पुष्पा रेड्डी पर फोन लगाता है, क्योंकि उसने कोंडा रेड्डी को बिना बताए सारा माल चेन्नई एक्सपोर्ट कर दिया था। अब वह रेड्डी को समझाता है कि अगर वह श्रीनु के साथ मिलकर माल बेचेंगे तो उन्हें केवल 25 लाख ही मिलेंगे। अगर वह डायरेक्ट माल बेचते हैं तो सीधा 25 करोड़। अगर उसे श्रीनु से अभी भी डर लगता है तो वह सारा माल चेन्नई से वापस लेकर आ सकता है। पुष्पा की बात सुनकर कोंडा रेड्डी उसे डील फाइनल करने के लिए कह देता है। वहीं दूसरी ओर कोंडा रेड्डी का छोटा भाई पुष्पा की मंगेतर श्रीवल्ली के पिता से उसको अपने कमरे में लाने के लिए कहता है। वह रेड्डी के घर जाने से पहले पुष्पा के पास जाती है। वह पुष्पा को जॉली रेड्डी की गई सारी हरकतों की सारी बात बता देती है। पुष्पा श्रीवल्ली से वादा करता है कि वह जॉली रेड्डी को उसे हाथ भी नहीं लगाने देगा। यह कहकर सीधा रेड्डी के घर निकल चुका था। जॉली रेड्डी को देखते ही पुष्पा उसकी छाती पर लात मारता है, फिर उसकी बुरी तरह पिटाई करने लगता है, फिर उसकी टांग तोड़ दी थी। जॉली रेड्डी को अपनी इस गलती का सबक मिल चुका था। वह कहता है कि पुष्पा को वह जिंदा नहीं रहने देगा। पुष्पा उसे समझाता है कि हाँ, यह बात उसने मर्दों वाली बात कही, अब तक केवल वह नामर्दों की तरह लड़कियों पर अपना हाथ उठाता रहा है। यह कहकर उधर से चला जाता है। यह आदमी सुनार को नोट का फटा हुआ हिस्सा देता है। फिर सुनार अपने पास बाकी दूसरा फटा हुआ हिस्सा पुष्पा के दिए फटे नोट से मिलाकर देखता है तो वह नोट पूरी तरह मैच कर चुका था। इसलिए सुनार पुष्पा को पूरे 25 करोड़ की रकम उस बैग में रखकर दे देता है। असल में यह पुराने जमाने से इस्तेमाल होने वाला तरीका है पैसों के असली मालिक का पता लगाने का। वहीं कोंडा रेड्डी ने पुष्पा के ऊपर नजरें बांध कर रखी थी। पुष्पा अपनी लवर श्रीवल्ली के लिए सोने का नेकलेस ले रहा था। वह सब कोंडा रेड्डी अपनी आंखों से देख चुका था। वह वापस घर को लौट रहे थे, तभी कोंडा रेड्डी पुष्पा को रास्ता बदलने के लिए कहता है। पुष्पा रास्ता बदलकर जंगलों से होकर जीप को ले जा रहा था, लेकिन वह सफेद वैन उसका पीछा करती है। वहीं केशव पुष्पा के दिए हुए पैसे गिनने लगता है। तभी घर की बाई उधर आ जाती है। केशव उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वह इस कमरे के अंदर है। वह कहती है कि इसमें कौन सी हैरानी वाली बात है, बाहर तक सब कुछ सुनाई देता है। वह कहती है कि उसने कल भी सुना था कि जॉली रेड्डी को मारने वाला पुष्पा भाई ही
है और वह बताती है कि यह सब कोंडा रेड्डी ने भी पहले सुन लिया था। उसकी ये बात सुनकर केशव डरते हुए पुष्पा पे फोन लगाने लगता है। पुष्पा को केशव का दिया मैसेज मिल चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुष्पा के ऊपर कपड़धा डालकर उसे किडनैप कर लिया गया था। फिर पुष्पा उसी पट्टे में से देखता है कि उसके सामने उसी की कब्र खोदी जा रही है। फिर पुष्पा की खूब पिटाई होती है। उसके हाथ बंधे होने की वजह से वह कुछ नहीं कर सकता था। अब कोंडा रेड्डी कहता है कि तूने जिसका नमक खाया उसी के भाई को मारने चला और क्या सोचा कि हम तुझे ऐसे ही जाने देंगे। कोंडा रेड्डी अपने साथियों से उसके पास दूसरे रखे आधे नोट को निकालने के लिए कहता है, लेकिन पुष्पा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर कहता है, ऊपर वाले रेड्डी का निशाना मत चूकने देना, क्योंकि अगर मैं बच गया तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पुष्पा को कोंडा रेड्डी खत्म करता। उससे पहले ही मंगल श्रीनु के गुंडे उधर पहुंच जाते हैं। असल में यह पुष्पा को बचाने नहीं आए थे, बल्कि कोंडा रेड्डी से दुश्मनी होने के कारण उसे खत्म करने आए थे। पर इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, जिस कारण से पुष्पा को उधर से बचने का मौका और समय दानों मिल चुका था। पुष्पा बिना कुछ अच्छे से देख पाने पर भी आजाद होने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं ना, शेर की आंखों पर पट्टी हो तब तक ही वह काबू में रह सकता है। अगर वह पट्टी हट जाए तो जैसे ही पुष्पा की आंखों से वह धुंध हट जाती है, वह अब आसानी से अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता था। अब देर थी तो केवल उसके हाथ खुलने की। जैसे ही उसके हाथ खुलते हैं, वह सबको चुन चुन कर मारने लगता है। जक्का रेड्डी हैरानी से पुष्पा को देख रहा था, लेकिन पुष्पा उसे समझाता है कि तू पुष्पा का पार्टनर है और तुझे मैं कुछ नहीं होने दे सकता, भले ही तुम मेरी जान क्यों ना ले लो। पुष्पा ने मंगल श्रीनु के सारे आदमियों को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन बस बारी थी तो मंगल श्रीनु के साले को खत्म करने की। जक्का रेड्डी पुष्पा से उसे जाने देने के लिए कहता है, क्योंकि अब उन्हें श्रीनु से दुश्मनी नहीं बढ़ानी। लेकिन पुष्पा सीधा मंगल श्रीनु के साले के फोन से उसी को कॉल करता है। श्रीनु समझ चुका था कि उसका साला और उसके आदमी सब हार चुके हैं। श्रीनु पुष्पा को डील देता है कि वह उसे मुंह मांगी कीमत देगा, लेकिन पुष्पा कहता है अब देर हो चुकी है। अगर वह 5 मिनट पहले कॉल करता तो वह जिंदा होता, लेकिन मुर्दे को जिंदा नहीं किया जा सकता। असल में श्रीनु का साला जिंदा था, पर पुष्पा उसे तुरंत खत्म कर देता है। देख जक्का रेड्डी भी हैरान हो चुका था, लेकिन पुष्पा कहता है कि वह तुम दोनों की दुश्मनी के बीच नहीं आना चाहता, वह दुनिया पर राज करने के लिए आया है। ये कहकर फोन काट देता है। वहीं रेड्डी की ओर से कोंडा रेड्डी मारा जा चुका था और श्रीनु की ओर से उसका साला। अब कोंडा रेड्डी के अंतिम संस्कार पर एमएलए उधर पहुंच जाता है, लेकिन कुछ देर बाद मंगल श्रीनु उधर आ चुका था। जक्का रेड्डी उसे देख गोली मारने के लिए कहता है, पर एमएलए उसे मना करता है और साथ में बात करने का सुझाव देता है। जैसे ही मंगलम श्रीनु उधर पहुंचा, वह सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। वह कहता है कि उसे उसके साले की बॉडी दे दे, वह यहाँ से चला जाएगा। लेकिन एमएलए उन दोनों की लड़ाई को खत्म करना चाहता था। अब वह इस दुश्मनी का कारण पूछते हैं। श्रीनु कहता है कि यह सब इन्होंने ही चालू किया था, वह सारा माल बिना बताए पुष्पा ने खुद बेच दिया। एमएलए जक्का से उसका जवाब देने को कहता है, लेकिन पुष्पा पैसों से भरा बैग एमएलए के सामने खाली कर देता है। फिर कहता है कि 1 टन का 1 करोड़ 50 लाख है, जो यह श्रीनु केवल 50 लाख होने का दावा करता था। पुष्पा ने 1 टन चंदन की लकड़ियों को 1 करोड़ 50 लाख में बेच दिया। सारे लोग मंगल श्रीनु को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि श्रीनु केवल 50 लाख देकर बाकी 1 करोड़ खुद रखता था और उन्हें बेवकूफ बनाता रहा। अब श्रीनु पुष्पा पर गोली तानने वाला था, लेकिन एमएलए उसे यह कहकर रोक देता है कि वह बात कर रहा है। पुष्पा सभी को समझाता है कि अगर वह श्रीनु के जरिए सारा माल पहुंचाते तो वह केवल 50 लाख ही कमा पाते, लेकिन उन 50 लाख से कुछ नहीं होता। हम सभी को पुलिस को पैसा खिलाना पड़ता है, पुलिस सब हमसे ले लेगी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इस बार सारा माल 1 करोड़ से ज्यादा में बेचा है, अगली बार 2 करोड़ में बिकेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वह दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद ही नहीं है, इसलिए वह कीमत को आसमान तक जाने देंगे, फिर सारा माल बेचेंगे। अब जक्का रेड्डी पुष्पा से एमएलए को असली प्लान समझाने के लिए कहता है। पुष्पा की बात सुनकर शुरुआत में सारे लोग पुष्पा के खिलाफ हो जाते हैं, उन्हें लगता है यह जोखिम है, लेकिन पुष्पा का दिमाग और उसकी स्ट्रेटजी से आज तक पुलिस उनको पकड़ ही नहीं पाई, इसलिए एमएलए पुष्पा को अगला सिंडिकेट बना देता है। अब से चंदन की सारी लकड़ियां पुष्पा से होते हुए ही बेची जाएंगी। सब उधर से जाने लगते हैं, लेकिन श्रीनु अपने साले की बॉडी वापस देने के लिए कहता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वह जिस बॉक्स पर बैठा था उसी के नीचे उसके साले की बॉडी थी, वह देखकर हैरान हो जाता है। यह पुष्पा का श्रीनु को सीधा जवाब था। अब पुष्पा को अगला सिंडिकेट घोषित कर दिया गया था। कोंडा रेड्डी की मौत के बाद पुष्पा को अगला सिंडिकेट बना दिया गया था। धीरे धीरे करके पुष्पा ने रोज लाखों का माल एक्सपोर्ट करके अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया था। 1 करोड़ से भी ज्यादा की कमीशन एमएलए को पहुंचाई जाती थी। पुष्पा के आने से चंदन की लकड़ियों का सही दाम उन्हें मिलता था, लेकिन एक दिन जिसने पुष्पा की पूरी जिंदगी बदल दी। एक नए पुलिस वाले की पोस्टिंग उधर हो चुकी थी, भंवर सिंह शेखावत, जिसके रहते उधर से चंदन की लकड़ियों को ले जाना मुश्किल सा हो गया था। पुष्पा सीधा शेखावत के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, फिर उसे अपनी शादी का कार्ड देकर उसकी औकात से भी ज्यादा की कीमत उसके सामने रख देता है, लेकिन शेखावत उस बैग से सारे पैसे निकालकर टेबल पर रखने लगता है। पैसे इतने थे कि पूरी टेबल पर सेट हो चुके थे। अब धीरे धीरे शेखावत पैसे को गिनने लगता है। वह कहता है कि कुछ तो कम लग रहा है, फिर वह पूरा बैग पुष्पा के आदमियों के सामने रख देता है। वह दोबारा गिनने लगते हैं। फिर शेखावत पुष्पा की शर्ट देखकर कहता है कि उसकी शर्ट पर लेबल नहीं है। लेबल मतलब ब्रांड, जिसकी एक हैसियत और कीमत होती है। असल में शेखावत ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि पुष्पा का कोई सरनेम नहीं था, उसे उसके पिता का नाम नहीं मिला था, जिसे शेखावत लेबल टैग का नाम दे रहा था। पुष्पा उसकी सारी बात समझ चुका था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। शेखावत उसे रिश्वत देने के इल्जाम में पुष्पा को हिरासत में ले लेता है। फिर वह कहता कि अब लगता है पुष्पा की शादी 30 साल बाद होगी। पुष्पा को काफी गुस्सा आ रहा था। अब शेखावत उसे अपनी मुट्ठी खोलने के बोलता है, नहीं तो वह गोली मार देगा। पुष्पा उससे कहता है कि सर कितना पैसा और चाहिए। शेखावत कहता है कि हाँ, यही सर की कमी थी। शेखावत हवलदार को पुष्पा की हथियां खोलने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगता है। फिर आखिरी बार बोलता है कि यह ले शगुन के पैसे, ब्रांड की शर्ट खरीद लियो। उस दिन से पुष्पा शेखावत की बात मानने लगा। जो वो कहता पुष्पा आसानी से मान लेता था, लेकिन वो दिन आ गया था जब पुष्पा की शादी थी। पर पुष्पा सही समय पर अपनी शादी में ही नहीं पहुंचा था। वह असल में शेखावत के साथ जंगल में एक सुनसान जगह पर बैठा था। कि सर, आपने बोला था कि मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा। शेखावत कहता है कि वह तो उसने केवल पुष्पा को यह बताने के लिए कहा था कि
शेखावत जो उसके सामने खड़ा है उसकी हैसियत क्या है। पुष्पा उसे समझाता है कि हाँ उसने कहा होगा मजाक में, लेकिन उसने जो मेरी माँ को गाली दी वो मैं कैसे सहन कर लूं। अब पुष्पा बंदूक निकालता है, फिर ट्रिगर घुमाता है और सीधा गोली अपनी मुट्ठी से निकाल देता है। फिर पुष्पा कहता है कि सर आप जो ये खून देख रहे हो वो मेरे बाप का है। फिर पुष्पा अपनी शर्ट पर उसी खून का ठप्पा लगा देता है और कहता है कि ये है उसका ब्रांड। फिर वह बताता है कि वह बिना कपड़ों के अगर चला जाए तो उसे कोई भी पहचान लेगा, दुनिया उसे सलामी देगी, लेकिन शेखावत सर तेरे को कोई नहीं पहचान पाएगा बिना यूनिफॉर्म के। पुष्पा उसे समझाता है कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी है। फिर पुष्पा उधर से जाने लगता है। पुष्पा ने जैसे कहा था वैसा ही हुआ। शेखावत को बिना यूनिफॉर्म के उसका अपना कुत्ता भी उस पर भौंकने लगता है।